नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उम्मीद से बेहतर रोजगार आंकड़ों ने अमेरिकी बाजार में भरा जोश। डाउ 0.5% ऊपर, नैस्डैक 1% चढ़ा। चीन के सीपीआई नंबर्स से पहले एशिया मजबूत, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी चौथाई कमजोर। आईडीएफसी और श्रीराम ग्रुप के मर्जर पर बनी सैद्धांतिक सहमति। 90 दिन में पूरा होगा करार। 65,000 करोड़ की नई कंपनी का नाम आईडीएफसी श्रीराम होगा। बाजार में उतरेगा एक और नया शेयर। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की लिस्टिंग आज। करीब 55 गुना सब्सक्राइब हुआ था आईपीओ। बी नोट्स पर सख्त हुआ सेबी। पोर्टफोलियो में शेयर नहीं तो नहीं हो सकेगी ट्रेडिंग। मौजूदा सौदों को 2020 तक खत्म करने का आदेश। बायोकॉन की बेंगलुरु यूनिट पर फ्रेंच रेगुलेटर ने उठाए सवाल। मैन्युफैक्चरिंग में नियमों की अनदेखी का आरोप। यूनिट की दोबारा होगी जांच। और आज राज्यों के सचिवों से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल पर होगी बात। कृषि और स्वास्थ्य के मुद्दे पर भी होगी चर्चा। और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र जी हां सोमवार की सुबह। और एक बेहद इंपॉर्टेंट हफ्ते के लिए तैयार हो जाइए आप, क्योंकि इसी हफ्ते रिजल्ट सीजन की शुरुआत होनी है। जी हां, वित्त वर्ष 18 की पहली तिमाही के नतीजे अब घोषित होने शुरू होंगे। और इस हफ्ते इंडसइंड बैंक, टीसीएस और इन्फोसिस जैसे दिग्गज अपने तिमाही रिजल्ट्स पेश करने वाले हैं। तो अब फंडामेंटल्स वर्सेस वैल्यूएशंस, इसका सबसे बड़ा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है। लेकिन जहां तक इस दिन के क्यूज की बात है, आपकी स्क्रीन पर आएंगे अमेरिकन मार्केट्स। शुक्रवार को मजबूती के साथ कामकाज हुआ, आधे से 1% के उछाल के साथ। और क्यों? क्योंकि हम कह रहे थे आपको शुक्रवार सुबह की जॉब्स रिपोर्ट आने वाली है यूएस में। उम्मीद से कहीं बेहतर वो आंकड़े आते हुए, और इसीलिए अमेरिकन मार्केट्स में मजबूती थी। यूरोप फ्लैटिश रुझान के साथ कामकाज कर रहा था शुक्रवार को। लेकिन आज ज्यादातर एशियन मार्केट्स, क्योंकि अमेरिका से अच्छे संकेत हमने पिकअप करें, मजबूती के साथ हो रहा है कामकाज। और सबको चीन के आर्थिक आंकड़ों का है आज सुबह इंतजार। लेकिन इस बीच एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि इस हफ्ते की एक कमजोर शुरुआत होगी। इस समय तो 1/4 से 1/3% के दबाव के इंडिकेशंस। ऐसे में सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी का मानना है कि इनफैक्ट भारतीय बाजारों में निफ्टी में आपको खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। तो अनिल से समझेंगे दरअसल क्या इस कमजोरी में वाकई हिम्मत करें, खरीदारी कर डालें। और अनिल के साथ साथ बाजार के एक और एक्सपर्ट kiranjadhav.com के किरण जाधव से भी होगी बातचीत। लेकिन पहले ग्लोबल संकेत, क्योंकि सबसे पहले क्यूज मार्केट्स के लिए हम वहीं से पिकअप करते हैं। और मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी मेरे साथ जुड़ते हुए। नीरज जी, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बेहतर मानूं कह सकते हैं आपका बेहतर संकेत इसलिए आप कह सकते हैं क्योंकि वहां पे जो जॉब रिपोर्ट आई बहुत बढ़िया आई, और इंक्रीमेंट भी है। यानी वो सैलरी की जो बढ़त थी, वो जो नंबर बहुत हल्का सा है लेकिन वो उतने की उम्मीद थी वो है। तो जो जॉब रिपोर्ट आई उसके लिहाज से ब्याज दरें बढ़ेंगी, ये एक तरीके से और कंफर्म होता है। तो मार्केट गिरना चाहिए था, लेकिन गिरा इसलिए नहीं क्योंकि उनको जो स्ट्रेंथ दिखाई दे रही इकोनॉमी में, वो इसको सहारा दे रही है। और जो लक्ष्य उन्होंने बनाए हैं अपने फेड ने, वो पूरे होते हुए दिख रहे हैं। तो इसके बावजूद कि रेट बढ़ेंगे, अमेरिकी बाजार इस बात को लेकर खुश है। लेकिन बॉन्ड यील्ड वाली जो बात हम लोग पिछले हफ्ते कर रहे थे, उसमें दिक्कत अभी बनी हुई है। और वो बॉन्ड की कीमतें और कमजोर होती हुई दिखेंगी। तो उसकी वजह से यील्ड जो है ना बढ़ेगी, और बाजार में थोड़ा प्रेशर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल आज की बात करें तो वह बहुत कमजोर संकेत नहीं है। कच्चे तेल में हालांकि और कमजोरी देखने को मिली है। तो वो संकेत बिल्कुल डॉलर के कोरिलेशन में आपको देखना चाहिए, क्योंकि डॉलर में भी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। अदर करेंसी बास्केट में वो अभी एक वीक करेंसी बनी हुई है। तो ये जो अगर पूरी तस्वीर आप देखें तो इससे भारतीय बाजारों को बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक बिल्कुल छोटी सी रेंज में और एक जिसको कहते हैं कंट्रोल्ड सिचुएशन की खबरें हैं। तो इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। संकेत मैं कहूंगा कि बेहतर ही है। ओके, तो संकेत बेहतर है। हफ्ते के पहले दिन ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। और अमेरिका में जो जॉब्स रिपोर्ट है बेहद स्ट्रांग है। 1,80,000 जॉब्स जुड़ने की बात थी, दरअसल वहां पर 2,22,000 जॉब्स जुड़ते हुए नजर आए। और इनफैक्ट मैं पढ़ रहा था इस बार वेजेस भी बढ़ी हैं। परसेंटेज जो है 0.2% का उछाल था। तो इन्फ्लेशन ठंडा पड़ने में अमेरिका की जो चिंताएं थी, बेहतर वेज आंकड़ों से वो भी चिंताएं कम होती हुई, इसीलिए आपने देखा अमेरिका में गजब की मजबूती थी।
लेकिन यह बात सच है, बॉन्ड यील्ड को लेकर इश्यूज हैं। आपको याद होगा शुक्रवार का ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों के लिए ओवरनाइट हमने देखा था बॉन्ड यील्ड्स में उछाल देखने को मिला था, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस थी कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स अब हॉकिश होते हुए नजर आएंगे। आसान शब्दों में शायद ब्याज दरें बढ़ाने के सिलसिले की शुरुआत कर सकते हैं, इसलिए मूड बिगड़ा था। उसके साथ साथ हमने देखा था दुनिया भर में सुस्ती के साथ कामकाज, जो इक्विटी मार्केट्स में उसका इंपैक्ट था और वीकेंड फैक्टर था, और इसलिए भारतीय बाजार आपकी स्क्रीन पर आने के शुक्रवार के दिन हमने ऑलमोस्ट फ्लैटिश कामकाज होता हुआ देखा। आपकी स्क्रीन पर एकदम फ्लैट हमने निफ्टी और सेंसेक्स में फाइनली क्लोज देखा। लेकिन शुक्रवार को एक इंटरेस्टिंग बात थी, लग रहा था इंडेक्स मैनेजमेंट की कोशिश है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बाजार के जो तमाम हेवीवेट्स हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, आईटीसी, ये सब दबाव के साथ कामकाज कर रहे थे और वेटेज के लिहाज से इन सब ने दबाव बनाया था। लेकिन एक स्टॉक जिसने पूरा मूड बदलने का काम करा वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज। 9 साल के उच्चतम स्तरों पर, और वो इंट्राडे चार्ट्स आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए। क्या तगड़ा मोमेंटम इस स्टॉक में आया, और इसी के चलते हमने देखा भारतीय बाजार खराब ग्लोबल मार्केट्स के बावजूद फ्लैट बंद होते हुए नजर आए। तो सेशन फ्राइडे का उस लिहाज से अच्छा देखने को मिला। लेकिन आज के लिए क्या करना चाहिए? आज के संकेत डेटा पॉइंट्स का इंडिकेट कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी जब दिखा रहा है कमजोरी, तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या हो, इस पे बात करने के लिए सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी मेरे साथ जुड़ते हुए। अनिल जी, हाय, गुड मॉर्निंग। शुरुआती कोट प्लेट तो पढ़ने में अच्छी लग रही थी सर, खरीदारी करने के मौके क्यों, और ये एसजीएक्स निफ्टी जो दबाव दिखा रहा है, ये दबाव और बेहतर मौका है मेरे लिए क्या खरीदारी करने का? गुड मॉर्निंग आशीष। शुक्रवार को जो थोड़ी बहुत सुस्ती कमजोरी दिखी, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये था कि ग्लोबल मार्केट्स की चिंताएं ये थी कि अगर वीकेंड पर G20 की बैठक से कहीं कोई अगर नेगेटिव संकेत आए, कुछ ऐसे भाषण मिले जिससे कि दुनिया भर में तनाव बढ़ने की आशंका हो, तो उसके चलते भारतीय बाजार थोड़े से सावधान थे। लेकिन आज वो डर निकल चुका है। अमेरिकी बाजार आप देखें तो काफी अच्छी खासी मजबूती के साथ बंद है, उसका फायदा भारतीय बाजार उठाने की कोशिश करेंगे। मेरे लिए ये थोड़ा सा समझना मुश्किल है कि क्यों एसजीएक्स निफ्टी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि बाजार थोड़े से पॉजिटिव शुरुआत करने चाहिए, और अगर भारतीय बाजार खुलने तक अगर एशियाई बाजारों पर ज्यादा दबाव ना रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मेरा ये मानना है कि 9600 9700 की जो ट्रेडिंग रेंज है, बाजार उसके ऊपरी रेंज की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है थोड़ा बहुत अगर ग्लोबल मार्केट से सहारा मिल जाए तो उसके पार भी निकलने की कोशिश करें। तो ऐसे में 9600 ये स्टॉप लॉस होना चाहिए खरीदारी करने के लिए। आज से ऊपरी स्टॉप पर 9700 9725 के टारगेट के लिए तेजी करनी चाहिए। बैंक निफ्टी भी उतना ही मजबूत दिख रहा है, जहाँ पर मुझे लगता है 23,300 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी चाहिए, और 23,700 के आसपास तक के टारगेट से ले। तो वीकेंड के बाद आज हफ्ते की शुरुआत में मुझे लगता है पॉजिटिव रुझान के साथ भारतीय बाजार आगे बढ़ने चाहिए। ओके, तो सरप्राइजिंग है, जैसे अनिल कह रहे थे, एसजीएक्स निफ्टी क्यों कमजोरी के साथ, क्यों अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है, लेकिन लग रहा है आज खरीदारी करने के मौके होंगे। बाय करें 9600 के आसपास, 9620 के आसपास के लेवल्स पे अपने स्टॉप लॉस प्लेस करें, वो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ 9700, और उसके बाद 9725 तक के टारगेट से अप्रोच करने की सलाह। और इनफैक्ट बैंक्स को लेकर भी अनिल बुलिश, बैंक निफ्टी भी खरीदारी करने के मौके 23,700 के टारगेट्स के लिए। बाजार पे एक और एक्सपर्ट किरण जादव.com के किरण जादव मेरे साथ जुड़ते हुए। किरण, हाय, गुड मॉर्निंग। आपकी चार्ट की रीडिंग क्या कहती है सर, क्या रणनीति होनी चाहिए आज के लिए? आशीष जी, वेरी गुड मॉर्निंग। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में गुरुवार और शुक्रवार को हमने देखा कि 9640 होल्ड कर रहा है। तो मेरा मानना है कि 9625 का स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करने चाहिए। टारगेट के लिए 9700 बहुत एम लेवल रहेगा, पर अगर 97 निकल जाता है तो 9740 के लेवल देखने को मिलेंगे, क्योंकि अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल पाएगी। तो कोई कंफ्यूजन नहीं, दोनों एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। तो एसजीएक्स निफ्टी की कमजोरी को ज्यादा तवज्जो ना दें आप। ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही मानते हैं खरीदारी करने के मौके। अनिल भी यही कह रहे थे, 9700 9725 उनके टारगेट्स थे। किरण का भी यही मानना है, उनका भी पहला टारगेट 9700 है, और इनफैक्ट उनका मानना है 9740 तक ये मार्केट्स आपको नजर आएंगे, निफ्टी आपको नजर आ सकता है, तो खरीदारी करें। अच्छा किरण, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए? देखिए, ऑरोबिंदो फार्मा मुझे अच्छा लगता है। अच्छे खासे 8 दिन की कंसोलिडेशन के बाद परसों निकला था शुक्रवार को, और ये कंटिन्यू होता नजर आएगा। स्टॉप लॉस अगर बाय करते हैं तो 690 का रखना चाहिए, और टारगेट 715 के रखने चाहिए। दूसरा स्टॉक होगा टाटा ग्लोबल, जहाँ पे बहुत अच्छी खासी डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिली है, ओपन इंटरेस्ट एडिशन काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो स्टॉप लॉस रहेगा 154 का, और टारगेट 168 के देखने को मिल जाने चाहिए आज। ओके, तो निफ्टी खरीदारी 9700 से 9740 किरण के टारगेट से, और दोनों स्टॉक जो किरण ने हाईलाइट करें, एक ऑरोबिंदो फार्मा है, दूसरा टाटा ग्लोबल है, दोनों में बाय साइड की पोजीशंस बनाएं, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, बाजार पे कुछ और दिग्गज एक्सपर्ट्स की आज की टॉप ट्रेडिंग आइडियाज या टॉप स्ट्रैटेजीज आपकी स्क्रीन पर आएंगी। सिमीभौमिक.com का मानना है
कि ल्यूपिन खरीदें 1140, उसके बाद 1155 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर। jkdviewpoint.com का मानना है JSPL मेरे ख्याल से आज का इकलौता सेल कॉल है, बेचने के मौके ढूंढे। 135 का स्टॉप और 128 के लक्ष्य के लिए ये अगले 2 से 3 दिनों में टारगेट्स हासिल हो सकते हैं। और निर्मल बंक सिक्योरिटीज, इनका आज का टॉप रिकमेंडेशन है मार्क्संस फार्मा, खरीदने के मौके ढूंढे। 41 का स्टॉप, 48 के टारगेट्स के लिए। तो दोनों एक्सपर्ट्स मानते हैं निफ्टी में बाय साइड की पोजीशन बनाने की सलाह है। और जितने ट्रेडिंग आइडियाज आए सिर्फ एक छोड़ दें JSPL, अदरवाइज चारों ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आज बाय साइड के रिकमेंडेशन। लेकिन चलिए अब खबरों का रुख करते हैं। और ओवर द वीकेंड बहुत बड़ा डेवलपमेंट रिपोर्ट हुआ है। IDFC और श्रीराम ग्रुप ने अपने फाइनेंशियल कारोबार के विलय का सैद्धांतिक मंजूरी उसके लिए दे दी है। दोनों कंपनियों ने 90 दिन में सौदा पूरा करने का करार हुआ है। मर्जर के बाद बनी नई कंपनी का नाम IDFC श्रीराम होगा और इसका वैल्यूएशन $10 अरब का होने की उम्मीद है। दोनों कंपनियों के बीच हुए करार के मुताबिक श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस का IDFC बैंक में विलय हो जाएगा। श्रीराम ग्रुप की जो लाइफ और जनरल इंश्योरेंस कारोबार है IDFC लिमिटेड में वो मिल जाएगा। और श्रीराम ट्रांसपोर्ट एक अलग NBFC के तौर पर काम करती रहेगी। दोनों ग्रुप के सभी ऑपरेटिंग कारोबार IDFC के तहत आ जाएंगे। न्यूज एजेंसी कोजेंसिस के मुताबिक इस मर्जर को रिजर्व बैंक ने मौखिक मंजूरी दे दी है। सुनिए। Coming together of the IDFC group and us, we can now offer other products to the customer. We can offer savings products. We can do wealth management. We can do so many other things. And these are customers who till now have not been even touched by the general banking system. It's a 100% listed subsidiary. There won't be any, there should not be, in our view, too much of a holding company discount, or there should be no holding company discount, because there is no loss, there's no leakage of tax. The dividend that is upstreamed into the holding company will not be subject to any additional tax. IDFC Bank will gain access to over 10 million customers. On top of that, we gain access to over 1,000 new points of presence for distribution. So distribution, new customers, it means that it accelerates also, quite apart from retail assets, our ability to grow our retail liabilities franchise. We expect two things to happen for IDFC Limited shareholders. One is that the EPS, we expect this transaction to be EPS accretive for them, and for the holding company discount to become smaller than it is, and therefore it's a win-win for both IDFC Limited and IDFC Bank shareholders. ओके, तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट था ओवर द वीकेंड ये जो मेगा मर्जर का अनाउंसमेंट हुआ है। ध्यान रखें 90 दिन के एक्सक्लूसिव टॉक्स में है, तो अभी जो मर्जर की निटिग्रिटीज हैं वो फाइनलाइज नहीं हुई हैं। कई लोग जानना चाहते थे इसका इंपैक्ट क्या होगा। तो जब मैं पढ़ रहा था, हालांकि स्टॉक मूवमेंट डिपेंड करेगा किस तरह की पोजीशंस बिल्टअप हुई हैं, लेकिन लॉजिकली मैं समझा दूं आपको, IDFC बैंक को छोड़ के लग रहा है बाकी तमाम कंपनीज के लिए नेगेटिव है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? IDFC लिमिटेड पहला स्टॉक आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए। वो इन दोनों ग्रुप की तमाम कंपनीज की सुपर होल्डिंग कंपनी बनने वाली है। तो आमतौर पे होल्डिंग कंपनीज को डिस्काउंट मिलता है बाजार में, शेयरधारकों की बुरी खबर। श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस रिटर्न रेशियो स्क्वीज होते हुए नजर आएंगे क्योंकि ये एक बैंक में विलय होने वाला है इसका। श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस के शेयरधारकों के लिए यह बुरी खबर होती है लॉजिकली। श्रीराम ट्रांसपोर्ट ये एक सेपरेट बिजनेस रहने वाला है होल्डिंग कंपनी के अंदर, किसी में विलय नहीं होगा, लेकिन इवेंचुअली कहा जा रहा है इस कंपनी को अनलिस्ट कर दिया जाएगा, डीलिस्ट कर दिया जाएगा। इसका मतलब होल्डिंग कंपनी के शेयर इसको मिल जाएंगे IDFC लिमिटेड के। यह भी बुरी खबर, क्योंकि होल्डिंग कंपनी जिसके डिस्काउंट वैल्यू पे शेयर ट्रेड होने वाले हैं उनको इन करंट शेयरधारकों को वो शेयर मिलने वाले हैं। बुरी खबर। इकलौती कंपनी जिसके लिए पॉजिटिव नजर आता है वो है IDFC बैंक। ये कंपनी जब से आई थी, अलग हुई थी, स्केल की तलाश में थी, नदारत थी स्केल। इस मेगा मर्जर के चलते श्रीराम ग्रुप की तमाम ब्रांचेस, तमाम कस्टमर्स वो इनके अप्रोच में आएंगे, वो इनके दायरे में आएंगे। तो IDFC बैंक के लिए लॉजिकली अच्छी खबर होती है। अदरवाइज बाकी तमाम जो कंपनीज इसमें इन्वॉल्व हैं उनके लिए ऑन द फेस ऑफ इट लगता है खबर खराब है। लेकिन आज कौन से इस पूरे मेगा डील के अनाउंसमेंट्स के अलावा कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में खबरों की वजह से,
ये बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत घई अब जुड़ते हुए। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। स्टॉक्स रडार पर है, फोकस में रहेगा एमटीएनएल का शेयर, साथ में आईटीआई और बाकी लॉस मेकिंग पीएसयूज पर भी नजर इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि डेलॉयट ने एक रिपोर्ट सौंपी है सरकार को और उन्होंने कहा है कि उस रिपोर्ट में किस तरह से रिवाइव कर सकते हैं आप एमटीएनएल को। तो विलय उन्होंने काफी सारे दिए हैं। बीएसएनएल एमटीएनएल का मर्जर एक विलय है, वीआरएस स्कीम पहले लाने का एक विलय है, साथ ही कुछ जो लैंड बैंक है उसको मोनेटाइज करने का की रिपोर्ट में बात की गई है। तो इन खबरों के चलते एमटीएनएल के शेयर में आज तेजी बन सकती है। ओमेक्स ऑटो पर भी नजर रखिएगा। देखिए, ये वो कंपनी है जहां पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने करीब करीब 2.5% हिस्सेदारी बेची है और हिस्सेदारी 5.1% से घटकर अब 2.6% हो गई है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि हिस्सेदारी बिक गई, सब कुछ हो गया, लेकिन आपको इस तरह से भी देखना चाहिए कि अभी भी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के पास करीब करीब 2.6% हिस्सेदारी है। अगर वो बिकती है तो किस भाव पर बिकती है, तो वो एक ओवरहैंग रहने वाला है इस स्टॉक पर। इस पर हमारी नजर रहेगी आज के दिन। टाटा पावर, अडानी पावर पर भी नजर रहेगी। देखिए, लगातार मुंद्रा के पावर प्रोजेक्ट्स, पहले अडानी पावर ने कहा कि गुजरात की सरकार ले ले, फिर टाटा पावर ने कहा कि हम 1 रुपए में 51% हिस्सेदारी बेचने के लिए तैयार हैं, सरकार खरीद ले इसको और उसके बाद चलाए। तो अब एक क्रूशियल मीटिंग होने वाली है आज, जिसमें गुजरात के सीएम, एनर्जी मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी गुजरात, एसबीआई चेयरमैन, ये सब लोग होने वाले हैं और फैसला होगा कि इनके मुंद्रा के पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्या होने वाला है। अगर कोई फैसला निकल कर आता है तो ध्यान रखिए इन कंपनियों के लिए पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन अगर एक और बैठक हो जाती है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इस इवेंट के ऊपर नजर रहने वाली है आज। कैडला हेल्थ केयर के ऊपर भी नजर रखिएगा। दरअसल यूएसएफडीए से एक दवा के लिए इनको मंजूरी मिली है, तो सेंटीमेंट के लिहाज से पॉजिटिव खबर। बायोकॉन के लिए हालांकि सेंटीमेंट के लिहाज से एक नेगेटिव खबर है, और वो ये है कि फ्रेंच का जो ड्रग रेगुलेटर है उन्होंने बेंगलुरु यूनिट के लिए जांच करने के बाद कहा है कि ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का पालन नहीं कर रहे हैं। तो हालांकि ये यूएसएफडीए नहीं है जिसने कहा हो, फ्रेंच का रेगुलेटर है, लेकिन रेगुलेटर तो है। तो देखना होगा फ्रेंच के रेगुलेटर के बाद अब और कौन से रेगुलेटर्स इस तरह की बात करते हैं। बहरहाल सेंटीमेंट के लिहाज से ये नेगेटिव खबर होगी। और नई मुसीबत, हम यूएसएफडीए की बात करते थे, यूके एमएचआरए की बात करते थे, फ्रांस वाले भी जाके, फ्रांस वाले भी परेशान करने वाले हैं। तो बुरी खबर आती हुई बायोकॉन के लिए आपकी स्क्रीन पे कोई रैप अप आता हुआ। फ्रांस वालों को जो चीज बुरी लग रही हो तो वो फिर देखिए वो पॉइंट करने वाली बात है, वो दूसरे लोग भी फिर नजर डालेंगे, इस लिहाज से खराब है थोड़ी सी। तो खबर खराब आती हुई इसीलिए वो थम्स डाउन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। अच्छा, इससे पहले मैं ब्रेक लूं, आज प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट में एक कंपनी डेब्यू करने वाली है। आसान शब्दों में आज एक लिस्टिंग है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की, और एक्सपेक्टेड है कि अच्छी लिस्टिंग होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अच्छा रिस्पांस मिला था इस कंपनी के आईपीओ को। आपको याद होगा वो एफआई लिमिट को लेकर इश्यूज थे, फॉरेन होल्डिंग को लेकर इश्यूज थे, वो सॉर्ट आउट हुए। उसके बाद आखिरी दिन बड़ा तगड़ा रिस्पांस मिला। 54 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, जिसमें क्यूआईबी 78 टाइम्स, एचएनआई 145 टाइम्स के आसपास। और अच्छी बात ये थी कि रिटेल बहुत कम सब्सक्राइब हुआ था, तो सबके हाथ में कुछ ना कुछ आया होगा। इसीलिए इस स्टॉक को रडार पे रखें। 358 रुपीज की इशू प्राइस थी। देखते हैं 10 बजे आज किस तरह की लिस्टिंग होती है। लेकिन यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में कैसे होगी कमाई, इस पे बातचीत करने के लिए एंजल ब्रोकिंग के अनुज गुप्ता मेरे साथ जुड़ते हुए। अनुज जी, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं सर? गुड मॉर्निंग आशीष जी। हमने अगर देखें तो वीक ऑन वीक बेसिस पे क्रूड में एक करेक्शन आते हुए देखा है। मुझे लगता है कि इस वीक में भी क्रूड के अंदर एक गिरावट का माहौल हो सकता है। तो क्रूड के अंदर इंट्राडे और वीकली बेसिस पर सेल कॉल रहेगा। इंट्राडे में क्रूड में करीबन 2900 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 2960 पे, टारगेट करीबन 2820 तक देखने को मिल सकते हैं, समवेयर अराउंड $43। और वीकली बेसिस पर हमें लगता है कि $42 तक के लेवल क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। और अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के अंदर भी हमने एक नेगेटिव ट्रेंड देखा है, और आपने देखा कि गोल्ड अब 28,000 के नीचे वीकली बेसिस पर क्लोज हुआ है, और इंटरनेशनल मार्केट में भी 1220 के नीचे भाव क्लोज होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर भी अब नेगेटिव ट्रेंड रहेगा। गोल्ड हमें लगता है इंट्राडे और वीकली बेसिस पर बिकवाली करके चल सकते हैं। इंट्राडे में करीबन 27,800 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं। टारगेट नीचे करीबन 27,500 तक और करीबन $1195 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर करेंसी की बात करें तो हमें लगता है कि इंडियन रुपीज आज एप्रिशिएट होकर ट्रेड हो सकता है, तो इंडियन रुपीज के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं। टारगेट नीचे करीबन 64.70 तक देखने को मिल सकता है। ओके अनुज जी, आपका धन्यवाद। तो सोना आज बेचने के मौके होंगे। 27,500 के लक्ष्य के लिए आप अप्रोच करें।
कच्चे तेल में बिकवाली करके चलना चाहिए आज के लिए 2820 के लेवल्स के लिए, और इनफैक्ट अनुज का मानना है रुपया भी आज बेचने के मौके होंगे। तो जहां इक्विटीज में लार्जली हमारे पास जो कॉल्स आए थे वो सब बाय साइड के थे, आज कमोडिटी मार्केट्स, करेंसी मार्केट्स के लिए साले सेल साइड रिकमेंडेशंस हैं। सोना, कच्चा तेल और रुपया जो आज एक्सपेक्टेड है मजबूत होगा ट्रेड के दौरान 6460 के टारगेट्स के लिए, वहां पे भी आप बेच के चले। छोटा सा ब्रेक के बाद ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर क्या है ये बताएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के विकास से जुड़े मुद्दों की समीक्षा के लिए एक बड़ी बैठक करेंगे। बैठक में सभी राज्यों के मुख्य सचिव शामिल होंगे। कृषि और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर खास ध्यान रहेगा। इसमें प्रधानमंत्री ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बात करेंगे। मीटिंग में किसानों के मुद्दों पर ज्यादा बात होने की उम्मीद है। लेकिन आज दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर क्या है ये बताने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी और रिसर्च एनालिस्ट सोनम मेहता जुड़ती हुई। सोनम, हाय, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। शुरुआत एनटीपीसी के स्टॉक के साथ। सीएलएसए ने एनटीपीसी को अपग्रेड कर दिया है, आउट परफॉर्मेंस से अब बाई की रेटिंग दे दी है, लक्ष्य को भी बढ़ा दिया है, 176 से लक्ष्य को बढ़ाकर 186 का कर दिया है। मौजूदा भाव से स्टॉक में 17% का अपसाइड दिखाई दे रहा है। उनके मुताबिक स्टॉक ने पिछले एक साल में अंडर परफॉर्म किया है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने टाइटन को डाउनग्रेड किया है। न्यूट्रल की रेटिंग से अब अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग दे दी गई है। लक्ष्य को नहीं बदला है, 475 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। मौजूदा भाव से 11% का डाउनसाइड स्टॉक में दिखाई दे रहा है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने फोर्टिस हेल्थकेयर को अपग्रेड किया है। एड से अब बाई की रेटिंग दे दी है, लक्ष्य को घटाया है, 208 से लक्ष्य को घटाकर 198 का लक्ष्य कर दिया है। पहले जहां पर 32% का अपसाइड स्टॉक में दिखाई दे रहा था, अब सिर्फ 25% का अपसाइड स्टॉक में दिखाई दे रहा है। नोमरा ने टाटा मोटर्स पर अपनी खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 518 रुपए का दे रहे हैं। उनको जीएलआर के रिटेल सेल्स बेहद ही पसंद आया है। मौजूदा भाव से स्टॉक में 19% का अपसाइड दिखाई दे रहा है। डॉइचे बैंक को भी टाटा मोटर्स के रिटेल सेल्स आंकड़े पसंद आए हैं। खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 555 का दे रहे हैं। मौजूदा भाव से 27% का अपसाइड उनको दिखाई दे रहा है। और फाइनली गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है। यूनाइटेड स्पिरिट्स पर खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 2738 रुपए का दे रहे हैं। मौजूदा भाव से सिर्फ 5% का अपसाइड दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जो दिग्गज ब्रोकरेजेस के रडार पे, इनमें आज हरकत दिखेगी। अपने फोकस अपने रडार पर रखें। लेकिन हफ्ते के पहले दिन आपकी स्क्रीन पर आएगा एसजीएक्स निफ्टी कमजोरी के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस, 1/4% के आसपास का दबाव नजर आएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं निफ्टी में आज खरीदारी करने के मौके होंगे। 9725 और इनफैक्ट 9740 तक के टारगेट्स के लिए आज आप खरीदारी करके निफ्टी को चल सकते हैं। मॉर्निंग कॉल में लेकिन आज के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद स्टॉक 2020। नमस्कार।